जाओ अपने घर और आज रात घर की दहलीज को भी मत लांघना। हम जवां खून हैं, हमें इन बातों से डर नहीं लगता। हम देख लेंगे। जगबीर तू चल, आजा। आज की रात काली है, बहुत काली। कहानी टून बॉक्स हॉरर। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता है। कसौटी, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी उपजाऊ फसल नहीं बल्कि एक खौफ पैदा करती है। लेकिन अमावस की रातें यहां खामोश नहीं होती। इस रात यहां की हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। हर अमावस की रात जब चांद आसमान से गायब हो जाता है तो जंगल के पश्चिमी इलाके में कुछ हलचल होती है। कुछ काले साए निकलते हैं, उनके कंधों पर होता है एक पुराना ताबूत। जगबीर, ओए जगबीर, अरे यहां क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे भाई, आज का मौसम तो देख, एकदम झक्कास है। मैंने सोचा क्यों ना आज काली घाटी वाली झील पर चला जाए। वहां की मछलियां बड़ी ताजी और स्वाद होती है। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। चल, शिकार पर चलते हैं। काली घाटी? पर बलवंत, वो तो घने जंगल के बीच है और रात हो रही है। रात में वहां जाना ठीक होगा क्या? तो क्या हुआ, देख, रात में मछलियां झील की ऊपरी सतह पर ही रहती है। जाल में ज्यादा मछलियां आएंगी। चल, अब उठ ले जल्दी। तभी चाय की टपरी पर बैठे रामू काका, जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे थे, खड़े हुए और अपनी लाठी ठोकते हुए बोले, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। अरे काका, आप फिर शुरू मत हो जाना। हम बस झील तक जा रहे हैं, कोई गदर मचाने नहीं जा रहे हैं। मजाक नहीं है बलवंत, आज अमावस की रात है और तुम अच्छे से जानते हो कि इस रात के बारे में गांव में क्या कहा जाता है। जंगल के पश्चिमी इलाके में आज रात साए जागते हैं। साए? कौन से साए? काका, आप ये क्या कह रहे हो? तुम्हें इस गांव में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है जगबीर, इसलिए तुम्हें नहीं पता। आज रात वहां साए जागते हैं। जिसने उन्हें देख लिया वो फिर गांव लौटकर नहीं आता। काली घाटी झील का रास्ता इस इलाके से होकर गुजरता है। जाओ अपने घर और आज रात घर की दहलीज को भी मत लांघना। काका, ये सब पुरानी बातें हैं, अब समय बदल गया है। ये साए वाए बस बच्चों को डराने के लिए होते हैं। हम जवां खून हैं, हमें इन बातों से डर नहीं लगता। अनहोनी कहकर नहीं आती बलवंत, पुरखों की चेतावनी को अनसुना मत करो। अरे काका, डराओ मत, हम देख लेंगे। जगबीर तू चल, आजा। पर बलवंत, काका इतना कह रहे हैं तो? अरे तू डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बलवंत और जगबीर रामू काका की बात को अनसुना करके जंगल की तरफ निकल गए। रामू काका वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। भगवान इन बच्चों की रक्षा करे। आज की रात काली है, बहुत काली। बलवंत और जगबीर जंगल के पश्चिमी इलाके से होते हुए झील की ओर जाने लगे। वे झील पर पहुंचे और उन्होंने मछली पकड़ने की तैयारी शुरू की। तूने देखा जगबीर, हम इसी रास्ते से सही सलामत इस झील पर आ गए। कुछ नहीं हुआ। पता नहीं गांव में किसने ये फालतू की बातें फैला रखी है। बात तो सही है। अरे देख, नाव भी है यहाँ। चल, झील के बीचों बीच चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ने नाव को खोला और झील के पानी में उतार दिया।
उनकी नाव झील के एकदम बीचों बीच गहरे पानी में तैरने लगी। दोनों ने खूब सारी मछलियां पकड़ी और उन्हें एक थैली में डालकर जल्दी से झील के किनारे पर आ गए। सच में जगबीर, आज तो मजा आ गया। कितनी बढ़िया नस्ल की मछली है, सबकी सब बढ़िया दाम पर बिक जाएगी। अरे वे रामू काका बेकार में ही डरा रहे थे। दोनों झील से निकलकर जाने लगे, तभी उन्हें दूर से आती मंत्रों की आवाज सुनाई दी। जंगल से आती उन आवाजों ने उन्हें बेचैन कर दिया। ये कोई मंत्रोच्चारण था जो हवाओं के साथ तैर रहा था। बलवंत, वो आवाज सुनी? जंगल की ओर से आ रही है। इतनी रात गए यहाँ कौन है? कहीं जो काका ने बताया वो सही तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू डर मत, मैं हूं ना। वो आवाज धीरे धीरे उनके कानों में और तेज आने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा है। जगबीर, मुझे लगता है हमें छुप जाना चाहिए। छुप कर देखते हैं कौन है। वे दोनों वही झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने झाड़ियों के बीच से झांक कर देखा तो उनकी सांसें थम गईं। सामने 4 साए खड़े थे और उन्होंने एक पुराना ताबूत अपने कंधों पर उठाया हुआ था। वे कुछ बुदबुदा रहे थे। बलवंत, ये वही साए है। काका सही कह रहे थे। हाँ, और हमने इन्हें देख लिया। पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। भगवान बचा लो, मैं फिर कभी जंगल के इस इलाके में दिन में भी नहीं आऊंगा। बलवंत के इतना कहते ही वे साए जैसे कहीं गायब हो गए। उन दोनों ने झाड़ियों से थोड़ा बाहर निकलकर देखा तो वे साए उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने चैन की सांस ली और झाड़ियों से बाहर आ गए। बच गए जगबीर, चल जल्दी से यहां से भागते हैं। वे भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो सन्न रह गए। वे साए ताबूत लिए उनके सामने खड़े थे। उन दोनों की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। वे पत्थर की मूरत बने एक टक उन्हें देख रहे थे। वे चिल्लाना चाहते थे पर उनकी आवाज गले में ही दब गई। वे साए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े और फिर पूरे जंगल में एक चीख गूंज उठी। सुबह गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए जंगल के उस इलाके में आए तो उन्होंने जो देखा वो दिल को दहला देने वाला था। उन दोनों का शरीर बुरी तरह ऐंठ चुका था। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर के भाव ऐसे थे जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक चीज को देखा हो। गोपाल, गोपाल, की बाड़ लगा दे बेटा। ये रात बहुत भारी है। उन सायों की आहट सुनाई दे रही है। वे आ गए हैं। खबरदार, जो खिड़की से बाहर झांका भी तो। अरे दादी, आप अभी तक उन पुरानी कहानियों में फंसी हो। कौन सी आत्माएं? अरे कौन सा ताबूत? ये यकीन की बात नहीं है गोपाल, ये इस गांव पर श्राप है। शहर जाकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। जिसने भी उन्हें देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या जिंदा लाश बन गया। गोपाल शहर से गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास आया था। वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात
जंगल से आती उन आवाजों ने उसके दिल में कई सवाल पैदा कर दिए। वो उन सायों और ताबूत के रहस्य को जानने के लिए उतावला हो उठा। दादी सो गई हैं। मुझे देखना है ये सब क्या ड्रामा है। शायद कुछ बदमाश लोग गांव वालों को डराकर जंगल में तस्करी करते हैं। मुझे उनका पर्दा फाश करना ही होगा। गोपाल ने चुपके से घर का पिछला दरवाजा खोला और जंगल के उस पश्चिमी इलाके की ओर बढ़ गया। वही इलाका जहां जाना मौत को दावत देना था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, तापमान गिरने लगा। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से रोशनी की एक हल्की किरण दिखाई दी। उसने अपनी सांस रोक ली। उसने जो देखा उससे गोपाल का खून बर्फ की तरह ठंडा हो गया। 4 लंबे कद के साए जो पूरी तरह काले लिबास से ढके थे, एक भारी लकड़ी के ताबूत को उठाए हुए थे। उनमें से एक साया बोला, समय आ गया है, उसे बलि चाहिए। ताबूत खाली नहीं लौटेगा। खामोश, मुझे किसी जीवित इंसान की गंध आ रही है। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर सूखी झाड़ियों पर पड़ गया। वे साए तुरंत गोपाल की दिशा में मुड़े। उनकी नजर गोपाल पर पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और अपने काम में लग गए। गोपाल को कुछ अजीब लगा। ये क्या? इन्होंने तो मुझे देख लिया है। तो फिर ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे? और मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? हे भगवान, क्या दादी ने ठीक कहा था? मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। गोपाल के मन में सवाल चल रहे थे, हजारों। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उन चारों सायों ने ताबूत को एक जगह पर नीचे रखा। जंगल की हवा अचानक थम गई। पंछियों की चहचहाहट की जगह दबी हुई सिसकियों ने ले ली। वक्त आ गया है। इस बार चेहरा बहुत मासूम है। खोलो इसे। सूरज निकलने से पहले रस्म पूरी होनी चाहिए। गोपाल ने देखा कि उन सायों ने ताबूत के ढक्कन को खोला। जैसे ही ताबूत का ढक्कन खुला, उसके अंदर से एक रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी ठंडी थी कि दूर खड़े गोपाल के शरीर पर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। गोपाल ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। उसे लगा था कि अंदर कोई लाश होगी या फिर कोई कंकाल, लेकिन जो उसने देखा उसने गोपाल के दिमाग की नसें हिला दी। ये कोई लाश तो नहीं है, ना कोई कंकाल है, पर ये है क्या? इसमें से ये रोशनी कैसी निकल रही है? ताबूत के अंदर से एक विशाल आईना निकला। उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। वो दृश्य किसी जादू जैसा था, एक डरावना जादू। आखिर ये क्या बला है? आईना? नहीं, ये कोई आईना नहीं है। ये कुछ और है, पर क्या? उन चारों सायों ने अपने नकाब हटाए तो वो दृश्य देखकर गोपाल की चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने अपने मुंह को अपने हाथों से भींच लिया। उन सायों के चेहरे नहीं थे। चेहरे की जगह पर थीं तो सिर्फ हड्डियां। उनमें से एक साए ने आईने की तरफ इशारा किया। आईने से निकलती रोशनी हटने लगी और उसमें एक चेहरा दिखाई देने लगा। गोपाल ने गौर से देखा तो आईने में वो खुद को देख रहा था, लेकिन आईने वाला गोपाल का चेहरा कुछ अलग था। उसकी आंखें काली गड्ढे में धसी हुई थीं। वो बेजान और बीमार लग रहा था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। ये क्या? ये तो मैं हूं, पर मैं तो यहां हूं, आईने से इतनी दूर। तो फिर मेरा चेहरा उस आईने में कैसे दिखाई दे रहा है?
और ये मेरे चेहरे को क्या हुआ है? आखिर क्या हो रहा है ये सब? वक्त आ गया है। इस बार चेहरा बहुत मासूम है। आईने ने अपना अगला शिकार चुन लिया है। पकड़ लो उसे। अब गोपाल को समझ आ गया कि वो कोई साधारण शीशा नहीं था। गोपाल ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक साया गोपाल की तरफ बढ़ा और उसने गोपाल की तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। उठ और उठ, जाग 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 जाग, उठ और उठ, जाग जाग, उठ और उठ, जाग जाग, उठ और उठ, जाग जाग, उठ और उठ। गोपाल ने नीचे देखा तो वो सन्न रह गया। उसकी परछाई धीरे धीरे ताबूत की तरफ बढ़ रही थी। नहीं, ये क्या है? मेरी परछाई ताबूत की तरफ क्यों जा रही है? छोड़ो मुझे! ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? अब तेरी आत्मा हमारे आका के वश में होगी। वो उनमें विलीन हो जाएगी। ये आईना कोई साधारण शीशा नहीं है, एक रूह का पिंजरा है। वो ताबूत हर अमावस निकलता है, एक नए शिकार के लिए। जिसका भी चेहरा उस आईने में दिखाई देता है, उसकी आत्मा ताबूत में कैद हो जाती है। आज तेरा नंबर है। नहीं, नहीं जाने दो मुझे! छोड़ दो। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे उसकी परछाई आईने के करीब जा रही थी, उसके शरीर की ताकत कम होती जा रही थी। गोपाल अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की तरफ भागा। पीछे से उन कंकाल के चेहरे वाले सायों के अट्टहास की आवाज आ रही थी। सुबह जब गांव वाले पश्चिमी जंगल की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने गोपाल को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पथराई हुई थीं। वो पलके नहीं झपका रहा था और एक टक शून्य में देख रहा था, जैसे उसे कुछ भयानक दिखाई दे रहा हो। वो पागल हो चुका था। गांव वाले उसे उठाकर घर ले आए। गोपाल, ये क्या हो गया? मैंने मना किया था इसे। पता नहीं ये कब जंगल की तरफ चला गया। गोपाल बेटा, क्या हुआ तुझे? बता। गोपाल दीवार की तरफ इशारा करके कांपने लगा। वो अंदर है। मैं उस ताबूत के अंदर हूं। मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। यहां बहुत ठंड है। इतना कहकर गोपाल घर के बाहर भागा। गांव वालों ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। इसका भी वही हाल हुआ जो पिछले साल हरिया का हुआ था। इसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। रात को जब गांव का चौकीदार गोपाल के कमरे के पास से होकर गुजरा, चौकीदार ने जब खिड़की से अंदर की तरफ ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि गोपाल कमरे की दीवार पर लगे एक पुरानी शीशे की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। शीशे के बाहर खड़ा गोपाल हंस रहा था और शीशे के अंदर वाला गोपाल बाहर आने के लिए छटपटा रहा था और अपने नाखूनों से शीशे को खुरच रहा था। अचानक दीवार पर लगा शीशा चकनाचूर हो गया। अगली सुबह गोपाल कमरे से गायब था। गांव के लोगों का कहना है कि अब हर अमावस को जो साएं ताबूत लेकर निकलते हैं, उनमें अब गोपाल का साया भी जुड़ गया है। वो ताबूत कभी खाली नहीं रहता। वो हमेशा एक नई रूह को कैद करके अगले महीने का रक्षक बना देता है। वो खून का प्यासा नहीं, बल्कि रूह का प्यासा है।